हेलो फ्रेंड्स, आइए लास्ट क्लास हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जर्नल स्टार्ट किया था। देखा हमने रिकॉर्डिंग का ये फर्स्ट स्टेप होता है। सबसे पहले आपके पास ट्रांजेक्शन्स गिवन होते हैं और उस ट्रांजेक्शन से सबसे पहले बताइए आपने क्या तैयार करना होता है, यही जर्नल तैयार करना होता है। तो आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास कुछ हमने होमवर्क भी दिया था आपको, पहले जरा होमवर्क पे चर्चा करें। देखिए जितने भी बच्चों ने होमवर्क किया ऑलमोस्ट आपके एक्यूरेसी ठीक ठाक है, सबने लगभग सही बनाए, एक दो मिस्टेक है वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आपके प्रेजेंटेशन से हमें काफ़ी तकलीफ है कि आपका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो प्रेजेंटेशन अगर देखें तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सबसे पहले मैं सभी ओवरव्यू बात कर रहा हूँ, एक दो बच्चे उसमें ने ठीक भी किया है, मैं ओवरव्यू सबकी बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले सभी बच्चों को एक स्केल लेना है। लाइन खींचने के लिए आपके पास एक स्केल होना चाहिए। यूं लिया आप लोगों ने और बस ये खींच दिया लहराता हुआ झंडा, और इधर डेट ऐसे जा रहा है, अमाउंट इधर ऐसे जा रहा है, पर्टिकुलर के लिए इतना, एलएफ के लिए इतना। लो व्हाट इज दिस? क्या ऐसे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए? नो, प्रेजेंटेशन डज मैटर। किसी भी चीज का प्रेजेंटेशन अगर देखें तो उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि दिल्ली में मैं होटल ताज में गया था। उस ताज में एक कप चाय की कीमत 500 रुपीज की थी, और ये आज की बात नहीं, मैं अप्रोक्सीमेटली 8 ईयर्स अगो, 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि 8 साल पहले ताज में एक कप चाय की कीमत 500 रुपए। और वही चाय अगर आप किसी नुक्कड़ पे जाते हैं, सामने वाले भी एक चाय की दुकान है, वहां 5 रुपए में मिलती है। ऐसे क्या बात है उस चाय में कि इतना रेट डिफरेंस है? तो अगर आप होटल ताज में चाय पीने जाते हैं तो एक प्रॉपर आपका टेबल होता है, चेयर होता है, वेटर आते हैं, पहले आपको ग्लास पानी देंगे, फिर चाय प्रॉपर एक कप प्लेट में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। बाकी चाय की क्वालिटी, दूध वही होती है, पत्ती वही होती है, थोड़ा ठीक है लिखकर अगर देखें थोड़ी महंगी वाली होगी, चीनी वही है। बस अगर देखा जाए तो वो 500 रुपीज किस लिए ले रहे हैं? प्रेजेंटेशन के लिए। वही अगर आप सामने नुक्कड़ पे चाय पीते हैं तो बस ये कागज का कप दिया, ये चाय लिया, ये लेते जाओ चाय, नीचे गिर गया चाय लो, दूसरा चाय ले लो। आज यही होता है ना। तो दोनों में देखिए प्रेजेंटेशन के कारण एक जगह कीमत 500 रुपए और एक जगह कीमत 5 रुपए। ठीक इसी तरीके से आप एग्जाम में भी आप क्या इनपुट डालें वो तो मैटर करता है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन भी ठीक होना चाहिए। अगर सही तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, और वही अगर प्रेजेंटेशन अगर सही नहीं होगा तो एक्यूरेसी होते हुए भी आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं, मार्क्स कुछ कट हो सकते हैं। इसीलिए सभी प्रेजेंटेशन पे जरूर ध्यान दें। तो ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर से आपको, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, थोड़ा इसके प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देंगे आप लोग। आइए सभी बच्चे अपना क्वेश्चन नंबर 1 निकालेंगे, क्रॉस टैली भी कर लेंगे और देखिए कैसे मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। हालांकि लास्ट क्लास भी बताया था मैंने, आज भी थोड़ा उसी पे चर्चा कर रहा हूँ। एंट्रीज क्या होगी वो तो देखना ही है, लेकिन वो मोटे मोटी सब बच्चे ठीक कर रहे हैं। उससे ज्यादा जरूरी है प्रेजेंटेशन देखिएगा कि कैसे प्रेजेंट करना है आपको। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका कर रहा हूं, होमवर्क में दिया था मैंने। क्वेश्चन 1 मैंने हेडिंग डाला, और सब एक बात ध्यान रखें सभी बच्चे कि आपने अपने नोटबुक में क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, या अगर मैं कोई इलस्ट्रेशन दे रहा हूं तो इलस्ट्रेशन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, उसका सॉल्यूशन बनाना है। आप सीधा जैसे नंबर दे दिए क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ज्यादा हुआ तो इसके बगल में आप पेज नंबर भी लिख सकते हैं कि ठीक है किस पेज नंबर पे है ये आपके बुक में, वो पेज नंबर लिख दीजिए, और उसके बाद डायरेक्ट आप सॉल्यूशन शुरू कीजिए बनाना। इससे थोड़ा टाइम सेविंग भी हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने मेन तैयार तो करना आंसर, कल को रिवीजन भी करने बैठिएगा तो बताइए बुक आपके पास अवेलेबल होगी, तो आप सीधा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, ओ तो चलिए बुक खोलिए, बुक में क्वेश्चन नंबर 1 सामने रखिए और उसका सॉल्यूशन आपकी कॉपी में होगा, तो आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो बहुत बच्चों ने सबने लगभग क्वेश्चन भी कॉपी किया है, तो प्लीज क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, टाइम सेविंग हो जाएगी।
आओ जो टाइम सेविंग हो रही है उसको प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने में लगाइए। तो आइए देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग पहले हेडिंग में लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करना है जर्नल एंट्रीज। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये मैं स्केल वाली लाइन ले रहा हूं, आपके पास स्केल होना चाहिए। जितने पेज की जगह है मैंने पूरे पेज की जगह पे ये देखो एक लंबी सीधी लाइन। बताइए कहीं भी लहराता हुआ ये लाइन है? बिल्कुल सीधी लाइन। यानी ये आप कैसे खींचेंगे? स्केल की मदद से। तो एक बड़ी वाली स्केल, लंबी वाली जो स्केल होती है वो लंबी वाली स्केल सभी बच्चे जरूर ले लेंगे। ठीक है जी, कॉमर्स में वो आपका हथियार होता है। तो आइए, ये एक लंबी लाइन हमने, ये आपका पूरा पेज का एरिया हो गया। अब इसमें देखिए आपके 5 कॉलम्स तैयार करने हैं। तो कॉलम्स कैसे तैयार करेंगे? देखिए सबसे पहले डेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं है। आप उसमें क्या लिखते हो? अप्रैल 2000 इतना, मई 2000 इतना, या मार्च 2000 इतना। तो उसके लिए जितनी जगह लगेगी, बहुत ज्यादा नहीं, जितनी जगह लगेगी बस इतनी जगह लगेगी, तो मैं इतनी जगह को खींच लिया। ये डेट के लिए कॉलम। पार्टिकुलर्स का कॉलम सबसे चौड़ा रखना है। ज्यादा से ज्यादा जितना जगह मिल जाए वो पार्टिकुलर्स में लगाइएगा। इससे आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा नरेशन वगैरह सब उसी में लिखना होता है, तो इसलिए ज्यादा जगह रहेगी तो आपकी लाइन भी सेव होगी और बेहतर प्रेजेंटेशन होगा। इसके बाद देखिए मैं सीधा सबसे राइट साइड में चला गया अमाउंट के लिए। मोटे मोटे तौर पे 6 to 7 डिजिट का आपका अमाउंट होता है, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं। देखिए इतना चौड़ा हमने खींच लिया। ठीक, इसी के हिसाब से हमने इधर ये भी खींच लिया। देखिए 2 हमने चौड़ाई की खींच ली। LF तो हमने कहा कुछ उसमें भरना ही नहीं होता, तो इसलिए पतला सा रखेंगे हम लोग LF। तो मैंने देखिए क्या किया, पहले डेट इधर ले लिया और फिर राइट साइड पहुंच के 2 अमाउंट का कॉलम, फिर LF का कॉलम खींच दिया। अब इसके कारण जो बीच का एरिया बच गया वो पूरा एरिया बताइए किसके लिए हो जाएगा? पार्टिकुलर्स के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप फ्रेमिंग करेंगे तो आप पार्टिकुलर्स में ज्यादा से ज्यादा जगह ले पाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं अमाउंट बिल्कुल पतला पतला कर दे, नहीं, एक स्टैंडर्ड अमाउंट का कॉलम रखना है, डेट का कॉलम रखना है। LF पतला रहना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ मेंशन नहीं होता। और बाकी जो एरिया बच जाएगा वो किसका हो जाएगा? आपका पार्टिकुलर्स का। आप अगर सबसे पहले डेट फिर पार्टिकुलर्स करते हैं तो आप उतना ज्यादा एरिया नहीं ले पाते हैं पार्टिकुलर्स का जितना जरूरी है, या कभी जाओ बहुत ज्यादा ले लिया तो अमाउंट में दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए पहले डेट फिर राइट साइड में जाके हम अमाउंट का दोनों खींचे, फिर LF का खींचे, और इस तरह से बीच का जो बैलेंसिंग एरिया बच गया वही पार्टिकुलर्स का हो गया। तो कॉपी की चौड़ाई के हिसाब से पार्टिकुलर ज्यादा से ज्यादा आपको मिल पाएगा। ठीक है जी, तो इस ढंग से। और सारी लाइन देखिए बिल्कुल सीधी सीधी है। तो ये सीधी लाइन बताइए आप कैसे खींच पाएंगे? आपको स्केल की जरूरत है, आपने स्केल रखना है जरूर। ठीक, आइए इसके बाद आप इसमें हेडिंग्स डाल दें। ये है डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, अमाउंट का मतलब यहाँ रुपीज और यहाँ अमाउंट रुपीज। ठीक, अब आइए शुरू करें हम लोग। चलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? मनोहर लाल सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। डेट है कितना? 2019। तो यहां मैंने ऊपर में लिख दिया 2019 मार्च, कौन सा? 1। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश पता है आप क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। ये एक लाइन में, आपकी रोलदार वाली कॉपी होती है एक लाइन में। और यहाँ देखिए पैराग्राफ चेंज करना है 2। ये सारे बच्चे बताइए, बहुत से बच्चे को मैंने देखा कि वो कुछ यूं लिख रहे हैं, यहां से लिख रहे हैं 2। दैट इज योर रॉन्ग। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। ये 2 गलत हो गया, आपको थोड़ा पैराग्राफ चेंज करना है। शुरुआती दौर में तो यही सब चीज ध्यान से सीखना चाहिए। आपके आंसर सॉल्यूशन में भी देखिएगा थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके रखता है। यहां से लिखा मैंने 2, कैपिटल
अकाउंट। और ये दूसरी लाइन में, कुछ बच्चे तो एक ही लाइन में दोनों को घुसाए जा रहे हैं, तो इतनी पेज भी सेविंग ना करें, एक लाइन कैश अकाउंट और दूसरा लाइन कैपिटल अकाउंट, ठीक। और उसी के सामने बताइए कितना का ट्रांजेक्शन, 60,000, तो यहां लेना है 60,000, 60,000, ठीक। नेक्स्ट लाइन में आप फिर नरेशन लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये एक लाइन में। और इसके बाद बताइए क्या कीजिएगा, यहां पे सिर्फ पर्टिकुलर्स वाले एरिया में ये लाइन खींच दीजिएगा, ठीक। और बेहतर है ये एक लाइन फिर यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, एक ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, बीच में अगर एक लाइन छोड़ देते हैं तो और साफ सुथरा दिखेगा। सीधी सी बात समझिएगा कि अगर आपके कॉपी चेकर को जितना कम स्ट्रेस देना पड़ा आपके कॉपी चेक करने में, उतना ज्यादा नंबर देते हैं। वो ज्यादा हौच पौच करेंगे, उसका स्ट्रेस ज्यादा लगेगा, स्ट्रेस ज्यादा लगेगा, मार्क्स कट कर देगा वो। तो इसलिए बिल्कुल साफ सुथरा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो एक हो गया, पर आपकी बीच में लाइन मैंने लास्ट क्लास में सिखाई थी, पर्टिकुलर्स में सिर्फ कितनी होती है। इसके बाद बेहतर एक लाइन छोड़ के फिर अगला ट्रांजेक्शन लिखे। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताइए, नेक्स्ट परचेज फर्नीचर फ्रॉम कैश। तो आइए कब हुआ है, 2 मार्च को, तो ऐसे 2 ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर कैश में खरीदा है आपने, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, पैराग्राफ चेंज करके कैश अकाउंट। बताइए कितना अमाउंट है, 10,000, तो यहां लिया मैंने 10,000, 10,000, ठीक। नरेशन लिख दें, बीइंग परचेज फर्नीचर इन कैश। लाइन खींच दीजिए। मैं आपको हैंडराइटिंग इंप्रूव करने के लिए नहीं कह रहा हूं, हैंडराइटिंग जो है आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है आपने, ठीक। आगे बढ़िए। इसके बाद है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो फॉर गुड्स का मतलब परचेज अकाउंट हो जाना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना का परचेज किया, 25,000, 25,000, ठीक। बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। ये लाइन हमने खींच दी। चलिए इसके बाद कौन सा है, बाउट गुड्स फ्रॉम कमलेश, तो इसका मतलब 5 तारीख को है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा क्योंकि पार्टी का नाम है, क्लियर नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट, ठीक है जी। हाउ मच, 15,000 का, ठीक। यहाँ लिखें 15,000 और 15,000 बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश। अब देखिए ज्यादा चौड़ा है हमारा, तभी मैं एक लाइन में लिख पाया,
अगर इसको पतला कर देता तो ये लाइन बढ़ते जाता, हमारा नरेशन लिखने में दिक्कत होती। इसलिए थोड़ा सा पर्टिकुलर कॉलम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा हो सके। इसके लिए मैंने देखा लाइन कैसे खींचा जाता है। बस ये हो गया। अब हमने इसको, चूंकि यहाँ हमारा भर चुका है, मैं पूरा नीचे बंद कर रहा हूँ। अब देखिए, क्या आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? नहीं, लेकिन ये पेज आपका भर चुका। कई बार आप देखेंगे फिर दूसरे पेज में हमें कैरी करना पड़ता है, तो ध्यान से देखिए, एक नई चीज भी आज सिखा रहा हूं। तो ऐसे में आप अब इसका टोटल अब आपने इसी पेज पे पहले करना है, दैट इज योर पार्शियल टोटल। ये कंप्लीट नहीं हुआ तो यहां पे लिखते हैं हम लोग C/F। क्या लिखते हैं? C/F। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। नॉर्मल कंटेंट नॉर्मल लेटर में ही आप लिखेंगे यहाँ CF। CF का मतलब होता है, देखिए यहाँ ऊपर मैं बता रहा हूँ, CF का मतलब होता है कैरीड फॉरवर्ड, आगे बढ़ाया जा रहा है इसको, कैरीड फॉरवर्ड। तो उसी को CF करते हैं और इसका टोटल यही कर दीजिए। तो 60, 70,000, 95 और 10, 1,05,000, 1,10,000, 1,10,000। देखिए ये अधूरा है अभी, तो हमने कैसे किया इसको? C/F, उसका मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड। इसका हमने टोटल यहां कर दिया 1,10,000। ठीक, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। ये काम अगर मेरा इसी पेज में हो जाता तो करता नहीं, ये अधूरा हो रहा है, पेज खत्म हो गया, तो अगले पेज में कैरी करने के लिए ये किया जाता है। अब आइए मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। नेक्स्ट पेज पे मैं वैसे ही लाइन खींचूंगा, हेडिंग्स देने की फिर से जरूरत नहीं होती, सीधा मैंने लिया, लाइन खींचा। ठीक, ये इधर डेट के लिए, एक इधर, अभी LF भी बचा है। बस हो गया। क्या ऊपर फिर से हेडिंग डालनी है? नो, फिर से हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करें? तो सबसे पहला काम यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स में B/F। इसका मतलब होता है ब्राउट फॉरवर्ड। देखिए मैं ऊपर लिख के बता रहा हूं, BF का मतलब ब्राउट फॉरवर्ड, यानी पीछे से लाया गया। अब बताइए BF कितना लिखें? तो वही अमाउंट टोटल जो आपने किया था उसको ले आइए। कितना है? 1,10,000, 1,10,000। तो आइए वही मैं ले लूंगा यहाँ, 1,10,000 और 1,10,000। बस अब कहानी फिर से आगे शुरू कर दीजिए। चलिए कहां तक हो गया था? तो हमारा बाउट गुड्स फ्रॉम कमलेश हो गया था 10 तारीख का, पेड कैश टू कमलेश। फिर हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, वही कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ 2019 मार्च 10 पेड किया, तो पाने वाला कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश आपका गया, कैश अकाउंट। हाउ मच? वही 15,000 है, तो यहाँ लिखें 15,000 और 15,000 being cash paid to कमलेश। ठीक, बस यहाँ इसको बंद करें। आइए आगे बढ़े। नेक्स्ट एंट्री क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन।
मार्च 16 को है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन क्रेडिट होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, क्योंकि बहुत डिस्कशन पहले भी हो गया और लगभग सबने ठीक किया भी है, इसलिए मैं डायरेक्ट एंट्री लिख रहा हूं। कितना 6000 being purchase goods from सोहन। ये भी हो गया। इसके बाद 18 को परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, तो ठीक है जी। परचेज अकाउंट डेबिट टू, बताइए क्या करूं, सोहन या कैश? तो पढ़ा है हमने, कैश आ गया तो पार्टी को भूल जाइए, तो टू कैश अकाउंट। हाउ मच? 48,000। तो अमाउंट लिखा हमने 8,000 और यहाँ बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन इन कैश, ठीक। आगे the last one, paid rent for the office 20 मार्च को, paid rent for the office, तो rent account debit to cash account, ठीक है जी। पेड है तो कैश को डिनोट करता है, तो ये कितना रुपया 1000 बस यहाँ पे नरेशन लिख दें, बी पेड रेंट फॉर ऑफिस, बस जी। आपका चूंकि सारा आ चुका है इसलिए सीधा लाइन खींच सकते हैं हम, कंप्लीट। थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ा ले। बताइए इसमें क्या लिखा जाएगा? इसमें हम लोग लिखेंगे टोटल, लास्ट में यहाँ टोटल कीजिए। अब देखिए 1,10,000 ऑलरेडी कैरी होके आ गया, तो पिछला पेज देखने की जरूरत नहीं है। 1,10,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 1,000, इस तरह से टोटल कितना हो जा रहा है? टोटल हो गया आपका 1,40,000, 1,40,000। बस जी, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए एक नई बात भी हमने इसमें सीखी। नई बात क्या थी हमारी? नई बात है कि अगर आप एक से ज्यादा पेज में क्वेश्चन आपका कैरी हो रहा है तो CFBF यानी कैरी फॉरवर्ड ब्राउट फॉरवर्ड करना होता है, ठीक है जी। अगर एक ही पेज में हो गया टोटल तो क्या CFBF करने की जरूरत है? नो। ये डिपेंड करता है आपका पेज कैरी हो रहा है या नहीं हो रहा उस पे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन पे आप सभी ध्यान देंगे। इसमें मैं एंट्री से ज्यादा आपके प्रेजेंटेशन कैसे करना है उस पे मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने पढ़ाया है, तो इसलिए प्रेजेंटेशन पे जरूर ध्यान दें आप लोग। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया था, उसका आंसर ऑलमोस्ट लगभग सबका ठीक था। मैं असाइनमेंट में डाल दूंगा और सभी बच्चे उसको क्रॉस टैली कर लेंगे, ठीक। कोई दिक्कत होगी डाउट होगी तो पूछ लेंगे, एक दो मिस्टेक है वो ठीक कर लेंगे, तो आंसर को मैं असाइनमेंट में डाल दूंगा। आइए आज हम लोग थोड़ा अब कुछ नया टॉपिक की बात करते हैं। ये हो गया सबका, तो चलिए आज हम लोग का टॉपिक होगा
एक वर्ड हमने सीखना है आज, कंपाउंड एंट्री। आज हमने कंपाउंड या इसी को क्या बोलते हैं, कंबाइंड एंट्री। देखिए अब हम आपको इस जर्नल एंट्रीज करने में थोड़ा एक्सपर्ट बना रहे हैं, तो स्मार्ट वर्किंग सिखा रहे हैं। जैसे आइए शुरू करते हैं हम लोग एग्जांपल से कि क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 5 अगस्त 2020, या आज ही का डेट डाल देता हूं मैं, आज आपका 6 अगस्त 2020 को आपने रेंट पेड किया इन कैश ₹8,000, और 6 अगस्त 2020 को आपने इंटरेस्ट पेड किया इन कैश ₹6,000। ठीक है जी, ये 2 ट्रांजैक्शंस हुए हैं। आपने इस 2 ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री करनी है। तो आइए मैं इसकी अब जरा जर्नल एंट्री कर रहा हूं। ठीक है, मैं डायरेक्ट अब एंट्री बता रहा हूं, बार बार मैं फॉर्मेट नहीं खींचूंगा क्योंकि मुझे तो आपको समझाना है, आप फॉर्मेट खींच के बनाएंगे। तो बताइए, आप इसकी 2 एंट्री करेंगे। पहला 6 अगस्त 2020 को, या आपका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, कुछ यूं लिखते हैं आप लोग, 2020 अगस्त 6। आप एंट्री क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000 और 8,000। हाँ जी, ये एंट्री होगी। नरेशन में छोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एंट्री करके बता रहा हूं। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, चलो नरेशन भी लिख देता हूं, बीइंग रेंट पेड इन कैश। ठीक, और एक और एंट्री आप करेंगे अगस्त 6 को ही, इंटरेस्ट पेड इन कैश का, क्या, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताइए कितने का, 6,000 और 6,000, बीइंग इंटरेस्ट पेड इन कैश। हाँ जी, ये 2 एंट्री हो गई हमारी। अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा कि आपका दोनों का डेट सेम है, दोनों का डेट सेम है, यानी एक ही दिन दोनों ट्रांजेक्शन हुआ है, 6 अगस्त और 6 अगस्त को दोनों एक ही दिन ट्रांजेक्शन हुआ। और दोनों की एंट्री को जरा आप ध्यान से देखें, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी दोनों का कैश, ये बताइए, कॉमन है। दोनों में कैश क्रेडिट में कैश क्रेडिट में आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में व्हेन ट्रांजैक्शन डेट आर सेम एंड एनी वन साइड आर कॉमन, कोई भी एक साइड कॉमन हो, तो यू कैन मेड कंपाउंड एंट्रीज, आप उसका कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। कब, तो हमने कहा डेट सेम होना चाहिए। अगर डेट अलग अलग तो सर डेली बेसिस पे एंट्री होती है, तो फिर आप कंपाउंड नहीं कर सकते। डेट सेम और कोई एक साइड से, एक साइड कॉमन, जैसे दोनों में देखिए, रेंट टू कैश और इंटरेस्ट टू कैश, क्रेडिट साइड दोनों का एक ही वर्ड कैश अकाउंट यूज हो रहा है,
तो ऐसे इस सिचुएशन में ये भी अपने आप में 100% ठीक है। आप चाहे तो ऐसे ही बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चाहे तो और आप इसका एक कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। ये नोट कर लिया, सब नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। हो गई नोटिंग? तो आइए देखिए, अब मैं इसी के लिए एक कंपाउंड एंट्री कर सकता हूं। क्या होगी वो एंट्री? तो ध्यान से देखिएगा, डेट क्या था हमारा? तो 2020 अगस्त 6 डेट डाल दिया हमने। यहां लिखूंगा मैं रेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड का तो दोनों में फर्क था, तो दोनों का हमने ले लिया। रेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो एक ही लाइन में काम चल जाएगा। अब बताइए ध्यान से देखिए, रेंट कितना का था? 8000 और इंटरेस्ट कितना का था? 6000। तो इसलिए रेंट में मैं लिख दूंगा 8000, डेबिट साइड में मैं लिख रहा हूं, और इंटरेस्ट में मैं 6000। और कैश में बताइए, इसका मतलब आपकी जेब से कैश कितना गया? 8 + 6 14,000 क्या होगा? तो 2 कैश में आप 14,000 लिख दो। और नरेशन में आप दोनों का कंबाइंड नरेशन बनाएंगे, बीइंग रेंट एंड इंटरेस्ट पेड इन कैश। बस ये लाइन खींच दी। बताइए समझ आ रही है बात? तो ध्यान से देखिएगा, ये एक ही एंट्री में काम चल गया। और पिछले पेज पे मैंने कहा ये भी 100% सही है, आपको 2 एंट्री बनाना पड़ा, तो 2 एंट्री को हमने कंबाइंड कर दिया एक एंट्री में, दैट इज योर कंपाउंड एंट्री। अब इसी तरह सोचिए, कई बार होता है कि हम एक ही दिन में लास्ट डे है तो रेंट भी पे कर रहे हैं, सैलरी भी पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, 3-4 चीजें। तो 3-4 चीजें, तो बताइए आप 3-4 एंट्री को एक ही साथ कंपाउंड एंट्री में डाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क करना। अब ऐसे मान लीजिए प्रैक्टिकल जिंदगी में 100 एंट्री है। अब 100 एंट्री है जो अगर आपके कंबाइंड करनी है, तो 100 एंट्री को अगर 2-2 एंट्री को कंबाइन किया तो 50 एंट्री करनी पड़ेगी आपको। तो इसलिए टाइम सेविंग हो सकता है, तो दैट इज योर स्मार्ट वर्क। कम टाइम में आपका काम हो सकता है। अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो आपको बोला जाएगा कि यू हैव अ नॉलेज बट यू डोंट हैव अ स्मार्ट वर्क। आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे, लेकिन हाँ अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो यही कहा जाता है कि हाँ आप में एक्सपर्टाइजेशन है, आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो कभी भी ध्यान रखिएगा मेरे रिकॉर्डिंग्स पे डेट सेम है, मोर देन 1 एंट्रीज का, मोर देन 1 ट्रांजेक्शंस का डेट सेम, और उसके कोई भी एक साइड कॉमन हो तो यू कैन मेक कंपाउंड एंट्रीज, आप उसकी कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आइए एक और एग्जांपल ले। ये नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लीजिएगा सब। चलिए एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। आइए एग्जांपल 2 करते हैं, उसको 1 कर दीजिए। देखिए मैं कह रहा हूं 20 अप्रैल 2020 को कैश पेड टू रोहन ₹5,000, और 20 अप्रैल 2020 को कैश पेड टू सोहन
10,000। बताइए फिर सेम डेट है। अब इस दोनों एंट्री में एंट्री करते करते आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप इसका सोचिए, कैश पेड टू रोहन का क्या एंट्री बनाएंगे आप? कैश पेड कर रहे हैं तो रोहन से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और सोहन को भी पे करेंगे तो सोहन से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताइए दोनों में कैश क्रेडिट कॉमन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करें? जर्नल एंट्रीज आप डेट डालें 2020 अप्रैल 20 रोहन्स अकाउंट डेबिट, सोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रोहन में 5,000, सोहन में 10,000, और इस तरह से कैश आपकी जेब से कितना आ जाएगा? 15,000। बीइंग कैश पेड टू रोहन एंड सोहन। बताइए समझ आ रही है बात? तो नोट करें। ठीक, आइए आगे बढ़े। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल 3। शोल्ड डेट डाल दीजिए 5th of June 2020। शोल्ड गुड्स टू महेश रुपीज 20,000। शोल्ड goods to Rita rupees 10,000। ये भी हुआ है 5 जून को ही। और 5 जून 2020 को एक और एंट्री हुआ कैश सेल। ध्यान रखिएगा, कैश सेल का मतलब कैश गुड सेल। कुछ नहीं दिया जैसे कैश परचेज, तो क्या परचेज हुआ होगा? गुड्स ही हुआ होगा। कैश सेल हुआ है तो क्या सेल हुआ होगा? गुड्स ही हुआ होगा। तो रुपीज 5,000। ये 3 एंट्रीज हुई हैं, तीनों आपके। आप देखिएगा एक दिन में कई ट्रांजेक्शन आपके सेल हो जाते हैं। तो भाई 3 एंट्री हुई है। हमने महेश को भी माल बेचा, रीटा को माल बेचा और कैश में भी माल बेचा है। तीनों ट्रांजेक्शन बताइए डेट सेम है? बिल्कुल। अब तीनों के बारे में सोचिएगा, सेल की एंट्री है तो तीनों में सेल्स अकाउंट क्रेडिट आएगा। पहले में सोचिएगा क्या होगा? महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दूसरे में क्या होगा? रीटा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और तीसरे में क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो तीनों में देखिए सेल्स अकाउंट कॉमन है क्रेडिट, तो यू कैन मेक कंपाउंड एंट्रीज। बताइए इसकी क्या एंट्री करेंगे? जर्नल एंट्रीज आप एंट्री कर सकते हैं। डेट डालेंगे 2020 जून 5। ठीक, एंट्री करेंगे। शुरू करेंगे पहले वाले से। महेश अकाउंट डेबिट, दूसरा रीटास अकाउंट डेबिट, थर्ड वन कैश अकाउंट डेबिट टू, एक ही साथ इकट्ठे लिख देंगे क्या? सेल्स अकाउंट, क्योंकि तीनों में सेल्स अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, कॉमन है। अब आइए
महेश को कितना सेल किया 20,000, रीटा का 10,000 और कैश में 5,000। इस तरह से बताइए टोटल आपका सेल हो गया 35,000। बी sold goods to Mahesh, Rita and in cash। तो इस तरीके से आप चाहे तो कंबाइंड एंट्री, अब इसी में देखिए 3 एंट्री करनी पड़ती और तीनों को हमने क्या किया, एक एंट्री में कर दिया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड एंट्री। बट हमेशा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंपाउंड एंट्री करने के लिए मोर देन वन ट्रांजैक्शन के डेट सेम होने चाहिए। अगर अलग अलग डेट पे हैं तो कंपाउंड नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांजैक्शन की एंट्रीज जर्नल में डेली बेसिस पे होती है। तो सर पिछला दिन का इस दिन थोड़ी होगा, वो तो हो चुका, इसलिए अलग अलग डेट नहीं होना चाहिए, डेट सेम और कोई एक साइड कॉमन होना चाहिए, तो आप कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। सर दोनों साइड कॉमन हो जाए तो अच्छी बात है, फिर तो आप बिल्कुल करें कंपाउंड, डेट सेम और कोई एक साइड या दोनों साइड हो जाए तो अच्छी बात है। तो इस तरह से बताइए कंपाउंड एंट्री कर लेंगे आप लोग। चलिए ये हुई एक बात हमारी। थोड़ा सा आइए आज हम लोग कुछ नए नए कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी खूब जरूरत पड़ने वाली है और थोड़ा ये तकलीफ देता है बच्चों को, लेकिन आइए आप बिल्कुल सिंसियरली इस कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है आज का हम लोगों का, द टॉपिक इज डिस्काउंट। आई हेडिंग डालिए वर्ड डिस्काउंट। हाँ जी, नाम तो सुना होगा। डिस्काउंट अगर देखा जाए तो खूब प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है और बिजनेस में चाहे ना चाहे लेकिन डिस्काउंट वर्ड तो आते ही हैं। मिलता है तो हमें बड़ी खुशी होती है और देने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो देने में तकलीफ और मिलने में खुशी, लेकिन हम तो ठहरे अकाउंटेंट, चाहे देना होगा या लेना होगा, जाएगा या आएगा, हमें तो उसकी एंट्री करनी है। तो आइए हम लोग डिस्काउंट की एंट्री सीखेंगे कि वर्ड डिस्काउंट, जिसको हिंदी में हम लोग छूट बोलते हैं, ये डिस्काउंट आपके देखे जाएं तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि अकाउंट कौन सा होता है तो ध्यान रखें डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। डिस्काउंट दो नेचर का हो सकता है, एक होता है डिस्काउंट अलाउड। इसका मतलब सिंपली समझिएगा कि इसका मतलब डिस्काउंट या छूट दिया। अलाउड का मतलब क्या होता है, दिया। और दूसरी तरफ होगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, छूट मिली। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड दो वर्ड आपका हो सकता है। अलाउड का मतलब आपका देना और रिसीव्ड का मतलब हो गया मिलना। एक बात क्लियर पहले भी मैंने कर दिया, वैसे पढ़ा भी हमने, डिस्काउंट दिख नहीं सकता आपका, सिर्फ आपके इनकम एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। जिस दिन अगर हमें मिलेगा तो एक तरीके से फायदा, और जिस दिन हमने डिस्काउंट दिया तो एक तरीके से नुकसान, इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट में होता है। तो मुझे ये बताइए कि जो आपका डिस्काउंट अलाउड है वो डेबिट होगा या क्रेडिट? तो खूब अच्छे से आपने पढ़ा है और बड़ा सिंपल लग रहा होगा। अलाउड है, डिस्काउंट दिया, तो इस तरीके से हमारे को लॉस हो जाएगा सर एक तरीके से। और लॉस नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं, उसे हम लोग डेबिट करते हैं। तो जब डिस्काउंट आपका अलाउड होता है तो वो डेबिट बनता है, और यदि रिसीव्ड है तो निश्चित रूप से हमारे इनकम को शो करता है, इनकम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो क्या होगा, क्रेडिट। तो लिख ले पहले से।
डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। ये तो वैसे ही है जैसे इंटरेस्ट आपका अलाउड या इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड, ऐसे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। नई बात क्या है, वैसे ही नॉमिनल अकाउंट है, अलाउड हमारा एक लॉस नेचर का है इसलिए डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम नेचर का इसलिए क्रेडिट। डिस्काउंट में नई बात यह है कि डिस्काउंट बड़ा कमजोर प्राणी है, ये अकेले कभी भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता। ये जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो कमजोर, तो उसको एक साथी की जरूरत पड़ती है, एक सहारे की जरूरत रहती है। वैसे डिस्काउंट भी थोड़ा कमजोर है, इसलिए इसको हमेशा एक सहारे की जरूरत होती है, और वो सहारा होता है कैश। कभी भी हम इसको जब रिकॉर्ड करते हैं तो ये अकेला डिस्काउंट अकाउंट नहीं आ सकता, ये हमेशा कैश के साथ चिपका होता है। किसके साथ चिपका होता है? कैश के साथ चिपका होता है। जैसे आइए, ये नोट कर लिया आपने, इसी बात को मैं एग्जांपल वाइज दिखाऊं तो देखिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। कैश पेड टू राम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। पेड किया हमने 4800 और डिस्काउंट मिल गया हमें 200 का। ठीक, ये रुपीज है। डेट मान लीजिए कोई भी 5th of April 2020। तो देखिए यहां ध्यान से, एंट्री डिस्काउंट अकेले कभी भी नहीं रहेगा, नॉर्मली हमेशा कैश आएगा या जाएगा, उसी समय डिस्काउंट आएगा आपका। तो आपने कैश पेड किया राम को और डिस्काउंट मिला हमें कितना? 200 रुपीज। अब आइए इसी की अब हम जर्नल एंट्री करें। ध्यान से मेरी एंट्रीज को देखिएगा, नोटिंग नहीं कीजिए, पहले देखिए ध्यान से। सबसे पहले भूल जाइए इस डिस्काउंट को, और डिस्काउंट को भूल के आप बताइए पहले कैश पेड टू राम, उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? कैश पेड टू राम, तो एंट्री होगी राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ जी, होगी ना। तो आइए देखिए, मैं यहां डेट डाल रहा हूं 2020 अप्रैल 5। ठीक, पहले मैं सिर्फ पहले वाले के बारे में सोच रहा हूं, कैश पेड टू राम। तो आपने एंट्री बोला उसका राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, दूसरी बात डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बताइए डिस्काउंट रिसीव्ड है एक्सपेंसेस या इनकम? तो वो इनकम, और इस बेस पे बताइए वो डेबिट या क्रेडिट? तो निश्चित रूप से इनकम क्रेडिट होता है, तो इसी में उसकी अलग से एंट्री नहीं बनेगी। वैसे भी कंपाउंड एंट्री हमने पढ़ा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिएगा। डिस्काउंट क्रेडिट होता है, तो हमने क्या किया, कैश के साथ ही उसको क्रेडिट में चिपका दिया। तो कभी भी डिस्काउंट अकेले एंट्री नहीं होगा, इसका अलग से एंट्री होना चाहिए, राम्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, लेकिन नहीं होगा, हमेशा कैश के साथ चिपका रहेगा। अब आइए इसके अमाउंट को भरिए। तो इसका मतलब ये है कि पहले ट्रांजेक्शन का ओवरऑल आप मीनिंग समझिए कि राम को हमें कैश देना होगा 5000 रुपया, लेकिन जब हम दे रहे हैं तो उस समय 200 की छूट मिल गई, हमने 4800 रुपया दिया। तो ऐसे में राम्स अकाउंट डेबिट 5000 से होगा। इसका मतलब 5000 जरूर उसका राम्स अकाउंट हमारा एक तरीके से उसको देने का हमारी लायबिलिटी थी, लेकिन उसमें हमें देना कितना पड़ा? तो टू कैश अकाउंट 4800 और डिस्काउंट में आ गया 200। और इस तरह से डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर रहना चाहिए। तो देखिए दोनों साइड 5000 बराबर हो गया। तो ऐसे करते हैं हम लोग डिस्काउंट की एंट्री। बीइंग कैश पेड टू
राम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। इज दैट क्लियर? देखिए टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, लाइन हमेशा ऐसे सीधी खींचे। नोट कर लीजिए अब इसे। नोटिंग। आइए इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। एग्जांपल 2। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन rupees 9,500 and discount allowed rupees 500। अब देखिए कैश हमने सोहन से रिसीव किया तो उसको डिस्काउंट दिया। अब आइए इसकी जर्नल एंट्री करनी है हमें। जर्नल एंट्रीज। चलिए सबसे पहले हमने कहा पहला लाइन पे ध्यान दीजिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, डेट डालना है तो डाल दीजिए। मैंने 10th of April 2020, ठीक है, दिन ट्रांजेक्शन हुआ है। तो आइए सबसे पहले मैं डेट डाल दूं 2020 अप्रैल 10। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ आपको तो फॉर्मेट वाइज बनाना है, मुझे समझाना है तो मैं बार बार उतना फॉर्मेट खींचूंगा तो थोड़ा टाइम सेविंग कर रहा हूँ, मुझे एंट्री समझानी है। आप लेकिन जब भी बनाएंगे तो पूरा फॉर्मेट खींच के बनाएंगे। अप्रैल 10 बताइए सबसे पहले कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, क्या एंट्री होनी चाहिए? कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन की, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, ठीक, ये एंट्री हो गई। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, बताओ डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेज या इनकम? तो एक्सपेंसेज, तो एक्सपेंसेज किधर होना चाहिए? डेबिट साइड। हाँ जी, नॉमिनल अकाउंट का रूल यही कहता है। तो डेबिट साइड में आप यहां पे लिख दीजिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। आ रही बात समझ में? अब आइए अमाउंट भरते हैं। तो देखिए जिधर 2 है तो 9,500 कैश हमारा आया होगा, 500 का डिस्काउंट गया। इस तरह से सोहन से 10,000 लेने होंगे, क्रेडिट हो जाएगा 10, क्योंकि दोनों साइड बराबर जरूर होना चाहिए। तो इस तरह से बताइए दोनों बराबर हो गया। तो ये एक डिस्काउंट अलाउड की एंट्री। और दोनों में एक बात और क्लू मैं दे देता हूं कि डिस्काउंट हमेशा याद रखिए कैश के साथ चिपका रहता है। डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चिपका रहता है। तो आपकी एंट्री में जिधर कैश जाएगा डिस्काउंट उधर ही जाएगा। जैसे देखिए प्रीवियस एंट्री में कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में, और इस एंट्री में कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में है। समझ आ रहा है? तो नोट कर लीजिएगा इसे। बीइंग कैश received from Sohan and discount allowed। बताइए ठीक है? तो ये हमने एग्जाम्पल 2 बताया। अभी डिस्काउंट थोड़ा अभी कंटिन्यू चलेगा। नेक्स्ट क्लास पूरा डिस्कशन हमारा केवल डिस्काउंट पे ही होगा। तो आज मैं आपको यहीं रोक रहा हूं, कोई मैं और न्यूमेरिकल होमवर्क नहीं दे रहा।
बस आज आप सिर्फ कंपाउंड इंट्रीज और डिस्काउंट को जो हमने पढ़ा है उसको खूब अच्छे से रिवाइज कीजिए, खूब उसकी एंट्री को ध्यान से समझिए, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप प्लीज अपना डाउट शेयर कीजिए। यहां तक अगर समझ आ जाएगी तो नेक्स्ट क्लास में डिस्काउंट से रिलेटेड थोड़ी बातें और करनी है, वो जब हम कंप्लीट करेंगे तब हम आगे का होमवर्क आपको देंगे। आज होमवर्क में सिर्फ जो हमने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है जी, तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं। आज के लिए इतना ही, फर्दर डिस्कशन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।